नमस्कार, स्वागत है आपका अजीतम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज दशहरा है, सभी दर्शकों को दशहरे की शुभकामनाएं। आज महाराष्ट्र में 2 शिवसेनाओं का प्रदर्शन होगा, लेकिन सबसे पहले नागपुर में पथ संचालन होता है और फिर संघ चालक का उद्बोधन। आज मोहन भागवत जी बोले, खूब बोले, लेकिन मोहन भागवत जी के वक्तव्य से कई जगह ये लगने लगता है कि मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे कि वर्तमान में केंद्र में नकारा सरकार है और ये सरकार के चलते तमाम चीजें हो रही है। वो मणिपुर पे बोले, वो कह रहे थे कि मणिपुर में जो हो रहा है वो करवाया जा रहा है। वो ये भी कह रहे थे कि विदेशी तत्वों का हाथ है। वो ये भी कह रहे हैं कि सांस्कृतिक मार्क्सवाद समाज को हानि पहुंचा रहा है। यदि संघ चालक ये कह रहे हैं कि उन्हीं का एक ऑफशूट भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, भारी बहुमत में और 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है, जो मात्र लाल आंखों से चाइना को पीछे ढकेल देता है, और गृह मंत्री हमारे अमित शाह है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे शक्तिशाली गृह मंत्री माने जाते हैं। ये तमाम चीजें होते हुए यदि मणिपुर जैसे छोटे राज्य में विदेशी ताकतें खेल रही है, तो फिर ये किसकी कमजोरी है, ये किसकी हार है? ये ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2 महीने हो गए और मणिपुर उन्हें जलता हुआ विरासत में मिला। पिछले 10 साल से, करीब करीब 9 साल से तो सत्ता में है और 10 साल पूरे करेंगे। 10 साल में देश में राम राज्य स्थापित हुआ है। 10 साल से मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चल रही है। सब कुछ मणिपुर में भाजपा का होते हुए भी, सत्ता पक्ष का होते हुए भी, यदि विदेशी ताकतें, और वहां विदेशी ताकतों के नाम पे जो होगा वो म्यांमार से होगा। म्यांमार जैसा देश जहां कई बार भारत के लोगों ने, सैन्य ने या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने म्यांमार में घुस के आतंकवादी शिविर खत्म किए हैं, वहां का हाथ यदि मणिपुर जलाने में है और 3 मई से अब 3 नवंबर आने को है और मणिपुर का आग जो है मणिपुर की वो शांत नहीं हो रही। रोज मणिपुर में अशांति की खबर आती है। इंटरनेट चालू होता है, तीसरे दिन दूसरे दिन इंटरनेट बंद करना पड़ता है, फिर हिंसा होती है। हिंसा के जो घिनौने वीडियोस बाहर आ रहे हैं वो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमास जो कर रहा है इसराइल में, वही कुकीज के साथ यदि हो रहा है और यदि हमारी सरकारें होते हुए हो रहा है, तो फिर हम क्या माने? क्या विदेशी ताकतें इतनी बड़ी हो गई, इतनी ताकतवर हो गई और हमारी केंद्रीय सरकारें या सरकार और राज्य सरकारें, दोनों सरकारें इतने कमजोर हो गई कि नतमस्तक हो गई उनके सामने कि वो आके हिंसा का नंगा नाच करके चले जाते हैं और हम मात्र उनको दोष देते रह जाते हैं। मणिपुर में क्या बाहरी हाथ है? यदि संघ चालक कह रहे हैं तो होगा। तो फिर हमारे जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर चौधरी, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि मणिपुर में कोई बाहरी हाथ नहीं, मणिपुर में ये 2 जनजातियों का संघर्ष है और इसका राजनीतिक हल ही निकल सकता है। हम किसको सही माने? हम हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को सही माने, जिनकी वजह से या जिनके सैन्य की वजह से, जो भारतीय सैन्य के सेनापति हैं, और हमारे सैन्य की वजह से यदि हम आज सुख की नींद ले रहे हैं, हमारी बॉर्डर्स सिक्योर है, चाइना कितना भी जोर करे हमारे सैनिक डटे हुए हैं, पाकिस्तान बाज नहीं आता, हमारे सैनिक डटे हुए हैं, रेगिस्तान से लेके हिमालय की पहाड़ियों तक लगातार शहादत भी होती है और हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। ऐसे में म्यांमार से यदि लोग अंदर आके
ये काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल से जला रहे हैं मणिपुर को, तो ये कहीं न कहीं हमारे डिफेंस फोर्सेस के ऊपर भी उँगली उठाने वाला काम है। इसीलिए सीडीएस साहब ने कहा कि नहीं, ये कुकीज़ और मतई का झगड़ा है और कुकी और मतई का झगड़ा है, ये जो एडिटर्स गिल्ड की फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गई, उन्होंने कहा, क्योंकि मतई नंबर में ज़्यादा है, सरकार वो बनाते हैं, तो सत्ता पक्ष उन्हें नाराज़ नहीं करना पड़ता। वो वैली में है, पहाड़ों पे कुकी हैं, जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिनकी तादाद कम है, लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा उनके पास है। वहाँ गांजे की खेती होती है और कहा जाता है कि वहाँ अरबों का व्यापार, इल्लीगल व्यापार चाइना के साथ हो रहा है। क्या ये कोई कमर्शियल रीज़न है कि कुकियों को मिज़ोरम में पुश करना? लेकिन आज एक बात और कही सरसंघ चालक ने। आज उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध हो रहे हैं, ये युद्ध इसलिए हो रहे हैं, उन्होंने चाहे यूक्रेन की बात की हो या उन्होंने इज़राइल हमास की बात की हो, उन्होंने कहा कि चरमपंथियों के वजह से, उग्रवाद की वजह से, कट्टरपंथ की वजह से ये युद्ध आज हमारे समाज को, देश, विश्व को देखने पड़ रहे हैं। यदि चरमपंथी होना, कट्टरपंथी होना, ये समाज के लिए घातक है, तो फिर मैं त्रावणकोर देवसम बोर्ड, जो केरला के 1200 से ज्यादा मंदिर, जिसमें साबरीमला मंदिर भी है, जिसका प्रबंधन उनके पास है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और कहा कि हिंदू मंदिरों में ये जो आरएसएस वाले अपनी शाखा लगाते हैं, वो बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बंद नहीं हो रही है, उन्होंने दूसरा सर्कुलर निकाला और कहा कि चाहे तो प्रशासन की या पुलिस की मदद लें, लेकिन मंदिर परिसर में ये सशस्त्र जो ट्रेनिंग देते हैं, इसको जगह नहीं। मंदिर तो प्रेम, भाव, त्याग और समर्पण की जगह है। उस मंदिर के पवित्रता को नष्ट मत करिए, क्योंकि संघ एक चरमपंथी संगठन है, ऐसा त्रावणकोर देवसोम बोर्ड बोल रहा है, जो केरल के 1200 हिंदू मंदिरों का कस्टोडियन है, जिसमें साबरमला। एक दूसरा मंदिर है सरकारा देवी मंदिर, उसका तो एक केस केरल हाईकोर्ट में पेंडिंग है, एक रीट लगी हुई है, और जिस भक्त ने रीट लगाई, उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के जगह पे कब्जा हुआ है, शाम को 5 बजे से वहां शाखाएं लगती है संघ की और सशस्त्र ट्रेनिंग दिया जाता है। उनके विचार बहुत उग्र है और ये मंदिर की पवित्रता को और शांति को भंग करता है, इनसे खाली करवाया जाए। उस रिट पिटीशन में एक पैराग्राफ ये भी है कि तंबाकू का सेवन मंदिर में वर्जित है, लेकिन वहां कई तंबाकू के पाउचेस इस शाखा की जगह पे मिलते हैं। ये उसका आरोप है, ये हमारा आरोप नहीं। लेकिन यदि त्रावणकोर देवसोम बोर्ड या सरकारा देवी मंदिर की तरफ से या उसके भक्त के द्वारा संघ को चरमपंथी कहा गया है, जो सशस्त्र ट्रेनिंग देकर समाज में अशांति फैलाते हैं, तो फिर संघ में और उन चरमपंथियों में क्या फर्क रह गया जिसकी वजह से युद्ध होता है? ऐसे आरएसएस के सुप्रीमो आज बोल रहे थे। संघ को यह भी रेखांकित करना होगा कि यदि बाकी संगठन चरमपंथी है, तो वो उग्रवादी नहीं, वो कट्टरपंथी नहीं, क्योंकि उनका ट्रेनिंग का हिसाब और जिस हिसाब से संघ के बाकी आउटफिट, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जिस उग्रवाद की तरफ जाते हैं और हिंदुत्व खतरे में है करके बात करते हैं, वो इस समाज के गले नहीं उतरता। कर्नाटक के चुनाव के नतीजों ने यह दिखा दिया है। जिस कांग्रेस पे आरोप लगता है कि वो मुसलमानों की पार्टी थी, मुसलमान को फेवर करने वाली पार्टी थी, 65 साल उस कांग्रेस ने राज्य किया, लेकिन हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा, और अब हिंदुत्व का ध्वजवाहक प्रधानमंत्री है, और ऐसा धाकड़ प्रधानमंत्री जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उसके होते हुए अब हिंदुत्व क्यों खतरे में आ रहा है? ये समाज को
एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उनको नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, मुगलों से लेके अंग्रेजों तक हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, लेकिन धर्म टिका रहा। इसीलिए आज हिंदुत्व की बात होती है। तो लोग ये समझ के परे हैं, हिंदुत्व खतरे में है कि हिंदू के दुकानदार जो हिंदुत्व के नाम से अपनी दुकान चला रहे हैं, वो खतरे में है। कर्नाटक में जो बदलाव हुआ, वहां तो बजरंग दल का नाम लेके वोटिंग करने के लिए कहा गया था। और लोगों ने जो सरकार को चुना, उस सरकार पे तो यही आरोप है कि वो मुसलमानों को फेवर करने वाली सरकार है। हिंदू बहुल राज्य में जो बीजेपी की दक्षिण भारत की प्रयोगशाला थी, यदि उन्होंने उग्र हिंदुत्व को नकार दिया, इसका मतलब इस देश का, इस विश्व में जो हिंदुत्व पल रहा है, वो हिंदुत्व यकीनन ये नहीं जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद चला रहे हैं। यही कारण आज जब मोहन भागवत जी चरमपंथियों को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, तो सवाल उठता है, आपको जो चरमपंथी मानते वो क्या करें? और वो जब मणिपुर की को लेकर विदेशी ताकतें वहां झगड़ा करवा रही है, ये बोलते हैं, तो ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की विफलता को रेखांकित करते हैं। विजयादशमी का ये तोहफा केंद्र की कितना गले उतरेगा, ये पता नहीं। लेकिन आज विश्लेषण के तौर पे तो हमें यही, उन्होंने जो कहा उसका अर्थ यही निकलता है। एक बार फिर से विजयादशमी की आप सभी को शुभकामनाएं। और हम जब भी देखते हैं कि रावण जल रहा है, हंसी आती है, क्योंकि रावण को मारने की ताकत सिर्फ राम में थी। क्या रावण जलाने वाले नेता राम का कोई गुण लेके खड़े होते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम का एक भी गुण उनमें हो पाया जाता है। इसीलिए राम का जलना एक सिंबॉलिक है। लेकिन इस देश में ऐसे तमाम रावण घूम रहे हैं जो सत्ता पक्ष के चोले पहन के अपने आप को राम का अवतार कहते हैं। हमें उन रावण को भी ढूंढना होगा, समाज की बुराई को निकालना होगा। अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल हमेशा समाज की बुराई के खिलाफ बोलता रहता है और जो खबरें हैं उसकी सच्चाई आपके सामने बयां करता है। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।